ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कठोर यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने वाला उजागर होता है, अर्थात कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में समझौता न करते थे। गोदान उपन्यास और पुस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। इनके द्वारा लिखित नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित अर्थात बहुत ज़्यादा चर्चा में आई कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए मुहावरे हैं, धन के ऊपर धर्म की जीत, अर्थात धन की अपेक्षा धर्म की जीत होती है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति अर्थात अच्छा आचरण और बुरा आचरण भी हम मान सकते हैं। बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों के आधार पर किया गया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, अर्थात नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। आखिर में जो सही है उसके सामने वो झुक जाते हैं। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। अलोपीदीन बंशीधर से प्रभावित होकर अपनी जायदाद का मैनेजर बना देते हैं। गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं, साथ ही उनसे निवेदन करते हैं, क्या कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने, अर्थात अभिमन्यु के समान जिसके हाथ में कुछ नहीं है और अकेला, यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है।
हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। आखिर में सत्य की ही जीत होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 में लेखक परिचय भी पूछा जाता है। विस्तृत रूप में बताया गया है। इसे प्रेमचंद के जीवन को हम एक कहानी के आधार पर भी याद कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, जो परिचय था उसे पुस्तक में से लिख सकते हैं, लेकिन इसे छोटे रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखें। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में मामूली नौकर के आधार पर काम करते थे, अर्थात डाक खाने में एक नौकर थे। इनके बचपन का नाम, प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी उम्र जब 8 साल की थी तभी माता, कुछ लोग 7 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जीवन के अंत तक इन्हें लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण इन्हें प्रेम और स्नेह भी नहीं मिला। घर में भयंकर गरीबी थी। बताते हैं कि इनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते थे और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। और सौतेली की माँ का व्यवहार भी बहुत खराब था। पिता ने 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया। इनकी पहली पत्नी उम्र में बहुत बड़ी व बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके जबान अर्थात कड़वी वाणी की वजह से ये बहुत दुखी रहते थे। इन्होंने स्वयं लिखा है, उम्र में वह मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो खून सूख गया, अर्थात उसकी शकल सूरत देखकर बहुत दुखी हुई। उसके साथ उसकी ज़बान भी मीठी नहीं थी। और आपने इन्होंने शादी के बारे में बताया कि पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ ही मुझे भी डुबो दिया। शादी बिना सोचे समझे कर दी। इसके बाद पिता को भी एहसास हुआ और उन्हें अफसोस भी हुआ। इनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी इन पर आ गई। इनके घर में 5 जो सदस्य थे उनका खर्चा इनको चलाना पड़ता था। इनकी भी माता अर्थात सौतेली माता, इनके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस बात से लगता है कि इन्होंने बताया है कि इन्हें अपना कोट और पुस्तकें भी बेचने पड़े थे। एक दिन तो ऐसी हालत हो गई थी कि इन्होंने बुक सेलर के पास जाकर अपनी पुस्तकें बेचने का निश्चय किया, लेकिन वहाँ इनके हेडमास्टर मिल जाते हैं और इन्हें स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त कर देते हैं। गरीबी की वजह से ये मैट्रिक तक ही पढ़ पाते हैं। जीवन के प्रारंभ में ये नंगे पांव पैदल अर्थात विद्यालय जाते थे। पिता का देहांत हो गया। पढ़ने में रुचि बहुत थी, लेकिन स्कूल आने जाने की झंझट की वजह से इन्होंने एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का जो 5 रुपये मिलता था, उनसे 3 रुपये घर वालों को और 2 रुपये अपना जीवन या अपनी पढ़ाई चलाने में लगाते थे। 2 रुपये से ही महीना भर की तंगी थी, अर्थात महीना भर इन्हें बिताना पड़ता था। गरीबी, अभाव होते हुए भी इनकी रुचि साहित्य की तरफ हो गई। जब ये मिडिल में थे
तभी से इन्होंने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया था। बचपन से ही इनकी उर्दू में रुचि थी और ये एक बुक सेलर की दुकान पर बैठकर नोवेल पढ़ते थे। जब इन्होंने 2-3 साल में ही सैकड़ों नोवेल पढ़ लिए थे। उर्दू के समकालीन उपन्यासकार सरूर, मोलमासार, रतननाथ, सरसार आदि दीवाने हो गए। इनकी किताब मिलती उसे पढ़ने का हर संभव प्रयास करते। इन्होंने एक तंबाकू वाले से दोस्ती कर ली और उसकी दुकान पर तिल्स में उसरूबा पढ़ डाली। 13 वर्ष की उम्र में ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया। शुरू में उर्दू में उपन्यास लिखना शुरू किया, फिर इनका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ। इनकी पहली पत्नी से इनकी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से इनकी पत्नी ने छोड़कर मायके चली गई। फिर वह कभी वापस नहीं आई। विवाह विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक पत्नी को खर्चा भी भेजते रहे। इन्होंने 1905 में दूसरी शादी शिवरानी देवी, जो बाल विधवा थी, उससे की। दूसरी शादी करने के बाद इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं और इनकी आर्थिक तंगी थी वह भी कम हो जाती है। लेखन में भी इनकी रुचि बढ़ जाती है और ये स्कूल में भी डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी खुशहाली सोजे वतन है उसमें उजागर की। इनका संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इनका जीवन सादा सरल था और हमेशा मस्त रहते थे। विषमताएं जीवन में होते हुए भी ये उनसे लगातार खेलते रहते और इन विषमताओं को एक बाजी के समान मानते थे। एक बार मुंशी दयानारायण निगम को एक पत्र में लिखा, हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ खेलना, अपने को हार से बचाना, मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे। किंतु हारने के पश्चात, पटखनी खाने के बाद, धूल झाड़ कर खड़े होने के बाद ताल ठोककर विरोधी को कहना चाहिए कि एक बार फिर, जैसा सूरदास ने कहा, तुम जीते हम हारे, हम परे फिर लड़ेंगे। इस प्रकार कहकर ये इनके इस व्यवहार से पता चलता है कि ये हंसोड़ प्रवृत्ति के थे। ये हृदय से मित्रों के प्रति उदार भाव रखते थे। जैसा कि इनकी पत्नी ने बताया है कि जाड़े के दिनों में 40-40 रुपये 2 बार दिए गए। दोनों बार उन्होंने वह रुपये रेस में मजदूरों को दे दिए और नाराज़ होने पर कहा कि यह कहाँ का इंसाफ है कि हमारे फ्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे हों और हम गर्म सूट पहने। ये उच्च कोटि के मानव थे। इनको गांव का जीवन था वो अच्छा लगता था। सदा साधारण गंवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश समय इन्होंने गांव में ही व्यतीत किया। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे। जरा सा भी कभी किसी ने देखा कि उससे प्रभावित होना ही था, वह आडंबर एवं दिखावा से बहुत दूर रहते थे। जीवन में न तो उनको विलास मिला और न ही उनकी इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह स्वयं काम करना पसंद करते थे। जीवन के प्रति गहरा लगाव था, लेकिन जीवन में विषमताएं होने पर भी ईश्वर में इनकी आस्था थी। लेकिन धीरे धीरे ये अनिश्वरवादी भी बन गए। एक बार उन्होंने जैनेन्द्र जी को लिखा, तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रहे हो, जा ही रहे पक्के भक्त बनते जा रहे हो।
जा ही नहीं रहे बल्कि पक्के भक्त बनते जा रहे हो और मैं पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूँ। मृत्यु के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने जिनेंद्र जी से कहा था, जिनेंद्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इन्होंने 13 साल की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था, जिससे पता चलता है होनहार वीरवान की बहुत चिकनी पात। 1898 में उपन्यास लिखा, रूठी रानी नामक दूसरा उपन्यास लिखा। 1902 में प्रेमा, 1904-05 में हम खुरमा हम सवाब नामक उपन्यास भी लिखे। इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। जब कुछ आर्थिक स्थिति से निश्चित हुए तो 1905-07 में इन्होंने कहानियों का संग्रह सोजे वतन की रचना की, लेकिन इसमें देश की जनता को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जिससे अंग्रेज इनसे नाराज हो गए। इस समय ये नवाब राय नाम से लिखते थे। इनको पकड़ लिया गया और इनकी जो कृति थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। इन्हें कहा गया कि बिना आज्ञा से ये नहीं लिखेंगे। इस बंधन और इस नाम से लिखने के लिए भी उन्हें चेतावनी दी गई। इससे बचने के लिए उन्होंने धनपत राय जो नाम था या नवाब राय, उन दोनों को छोड़कर प्रेमचंद जो दया नारायण के कहने पर इन्होंने ये नाम स्वीकार किया और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। सेवा सदन, मील मजदूर, 1935 में इन्होंने गोदान की रचना की। गोदान समस्त रचनाओं में बहुत लोकप्रिय हुई। इन्होंने जीवन के अंतिम समय में मंगलसूत्र उपन्यास लिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पूरा नहीं हुआ और इनके पुत्र भृतराय ने इनके मंगलसूत्र उपन्यास को इनकी मृत्यु के बाद पूरा किया। 1936 में जब ये बीमार हुए, इन्होंने इस बीमार काल में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। यह दीप हमेशा के लिए बुझ गया, जिसने अपने जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर हिंदी साहित्य का पथ है वो प्रकाशित किया। और अब हम आगामी कक्षा में इनके द्वारा लिखित नमक का दरोगा शीर्षक जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन है वो ईमानदार व्यक्ति को दबाना चाहता है और उसकी ईमानदारी का कोई महत्व नहीं रहता है। तथा साथ ही हमें इस पाठ के माध्यम से यह भी अवगत होगा कि यदि मनुष्य रिश्वत न ले तो भी उसके गुणों की कदर की जाती है। धन्यवाद छात्रों। आगामी कक्षा में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय ध्यान से सुने, समझे, जितना हो सकता है या जितना समझ में आ रहा है उसे अपने नोटबुक अर्थात कॉपी में करने का प्रयास करें। धन्यवाद।